हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की क्वेश्चन हुई थी। सेट नंबर ये आपका सी है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया मुझे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बेसिकली यही बताना चाह रही हूँ क्योंकि आप लोग सबकी मैं ओपिनियन देखकर यहाँ पे ये लेसन बना रही हूँ। आप लोग का ये शिकायत था कि करंट अफेयर्स पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता। अब करंट अफेयर्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, स्टैटिक पोर्शन पे कवर करना है, स्टैटिक पोर्शन के इन डेप्थ में जाकर कवर करनी है। बट जो जितने भी आपके क्वेरीज थे, जितने भी आपका यहाँ पे जो भी कंप्लेन है, मैं उसको यहाँ पे दूर करने के लिए आई हूँ और ये बताने के लिए आई हूँ हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि वो टॉपिक वो कब आपका न्यूज़ में था, किस डेट में न्यूज़ में था और किस चीज़ को क्यों वो न्यूज़ में था और कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। यूपीएससी किस चीज़ पे फोकस करती है, आपको किस डायरेक्शन पे लेकर अपनी तैयारी को चलना है, क्योंकि 2021 फिर आपका आने वाला है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो अब ज़्यादा टाइम है नहीं और आप लोग इतना कंफ्यूज हो चुके हो क्योंकि इस बार का पेपर रियली बहुत ही ज़्यादा एक टफेस्ट पार्ट माना जा रहा है। लेकिन बस वही बात है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे नहीं एक्यूरेट पता चल पा रहे। अब वो यूपीएससी ही बताएंगे कि उनके अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शन करेक्ट है। बट मेजॉरिटी जो है वो हम लोग यहाँ पे देख के चलेंगे और बेसिक चीज़ आप लोग समझिए कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ है, अगर आप लोग नहीं समझ पाओगे तो फिर आपका इस बार का क्या प्रीलिम्स, आपका किसी बार का प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले ये समझिए कि क्वेश्चन आते कहाँ से है, यूपीएससी किस चीज़ पे फोकस करता है। और आप लोग का जो ये कन्फ्यूजन है कि करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी आप फोकस नहीं करना है, करंट अफेयर्स तो बेकार है पढ़ना, कुछ भी इससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये आप लोग की सबसे बड़ी मिथ है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बस डिस्ट्रॉय करने मैं यहाँ पे आई हूँ और आप लोग को रियलिटी दिखाने आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके साथ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। ये सेट सी है बट कोई ना, हर एक सेट में आपके टोटल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्टली स्टैटिक पोर्शन से आए ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर से आए हैं उसको हम लोग डील करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका कहा जा रहा है कि क्या क्या एडवांटेज है फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर का। तो मे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा न्यू होगा कि व्हाट इज़ फर्टिगेशन। सेकंड पॉइंट कि ऐसा कभी आपने देखा ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले यहाँ पे बताती हूँ कि ये टॉपिक आपका कहाँ से निकल कर आया, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं सीधे आपको वेबसाइट में ही लेकर आई हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़पेपर है जिसमें कि 28 जून 2020 को ये टॉपिक आपका न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको सजेस्ट किया जा रहा है कि जो राइस जब आपका ये पैदावार होता है तो उसके जड़ तक जो है वाटर को पहुँचाना, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी है, फर्टिगेशन की बात की जा रही है। अब इसी में आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि राइस की जब यहाँ पे आप कल्टीवेशन होता है तो उस समय क्या होता है कि पूरे फील्ड को पानी से भर दिया जाता है, फ्लड कर दिया जाता है। उसके बाद एक एक करके जो है ना उसका यहाँ पे जो है रोपा जाता है, ठीक है, शो किया जाता है। एक सेकेंड, मैं यहीं पे आपको दिखा रही हूँ कि ये फर्टिगेशन की यहीं पे बात हो रही है। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया गया था, यानी कि इस तरीके का जो प्रैक्टिस है ये ऑलरेडी हरियाणा पंजाब में होता है, यानी जिसको हम लोग फर्टिगेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि दोनों यानी कि राइस और जो वीट है, यहाँ पे 20% लेस नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, वो भी यहाँ पे सब सरफेस जो ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम है इसके थ्रू। जिससे क्या हो पाएगा कि हमारे इकोसिस्टम का जो हेल्थ है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो पाएगा। जो ग्रीन हाउस गैस की इमिशन बहुत ज़्यादा होती है वो यहाँ पे कट हो पाएगी इस यहाँ पे फर्टिगेशन सिस्टम से। सो फर्टिगेशन सिस्टम कहने का क्या मतलब है? फर्टिगेशन सिस्टम कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग देखते हो कि ग्राउंड वाटर जो होती है ना उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये आपका राइस कल्टीवेशन में, और पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी होती है। समहाउ आप लोग देखते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज भी अप टू द मार्क यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होता, वेस्टेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और ये कंप्लेन हर बार निकल कर आता है। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर का भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है राइस कल्टिवेशन में। तो ये बातें की गई है कि जो राइस का जो यहाँ पे आपका क्रॉप है ना उसके जड़ तक पानी पहुँचाना, ये फर्टिगेशन सिस्टम के थ्रू हो सकता है। फर्टिगेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो राइस का रूट होता है ना, राइस जो क्रॉप के रूट होते हैं उसमें डायरेक्ट जो है वाटर को इंजेक्ट करना, ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी है। ये क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो है इस तरीके का पाइप होता है, और जैसे ही आप राइस की जो कल्टिवेशन यानी कि राइस का जो यहाँ पे आप इस तरीके से अगर मान लो कि पौधा उसको आप रखोगे तो यहाँ पे अंडरग्राउंड जो पाइप है ना उस अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू जो है यहाँ पे पानी जाएगा, यानी कि पानी डायरेक्ट जो है ना रूट में इंजेक्ट होगा। जैसे इंजेक्शन देते हो ना तो वहीं पे रूट में ही इंजेक्ट होगा। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको फर्टिगेशन कहा गया है। फाइन, तो ये आप समझ गए कि 28 जून ये 2020 को न्यूज़ में था, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है।
तो यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है एडवांटेज पूछा गया है, ठीक है। एडवांटेज में ये कहा जा रहा है कि जो अल्कैलिनिटी है इरिगेशन वाटर का उसको कंट्रोल करने में पॉसिबल होगा। सेकंड है कि एफिशिएंट एप्लीकेशन है रॉक फॉस्फेट का और सारे अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का, ये पॉसिबल हो पाएगा। अवेबिलिटी है यानी कि न्यूट्रिएंट का जो अवेबिलिटी है प्लांट में, ये पॉसिबल है कि ये बढ़ पाएगा। साथ ही जो लीचिंग होता है केमिकल न्यूट्रिएंट का, इसको रिड्यूस करने में भी पॉसिबल है। तो देखिए एडवांटेज अगर किसी भी टेक्नोलॉजी का पूछा जाता है तो पॉसिबल हो सकता है, जहाँ पे भी पॉसिबल वाली चीज़ें होती है ये आपका बिल्कुल भी एकदम करेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आना है और ऑप्शन में आपको देखना है कि चारों ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया गया, जैसे कि हम लोग विजन एज टेस्ट सीरीज में इसको डिस्कस किए थे कि ऑप्शन देख के समझना है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। अब इसको इनकरेक्ट को आपको एलिमिनेट करना है एट एनी कॉस्ट। तो अगर आप लोग को ये चारों स्टेटमेंट में से एक्यूरेट नहीं पता है तो थोड़ा सा आप लोग अब अलग जो है एजुकेशनल गेस लगा सकते हो, या फिर जो ट्रिक होता है यूपीएससी का उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट तो नो डाउट सिंपल है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में आप देख सकते हो कि कहा जा रहा है कि जो रॉक फॉस्फेट का एप्लीकेशन है वो एफिशिएंट हो जाएगा और सारे अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र का, यानी कि जितने भी फर्टिलाइज़र है जिसमें कि आपका फॉस्फेट कंटेन होता है उन सब में ये एफिशिएंट जो है हो सकता है। तो ये एक्सट्रीम लेवल का स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि सारी बोला है, ऑल अदर बोला है, तो इस चीज़ को लेकर आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो एक बार आपने अगर सेकंड एलिमिनेट किया तो आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा विच इज़ सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आइए सेकंड में आते हैं। तो सेकंड यहाँ पे जो कहा जा रहा है ये आपका देखिए इस तरीके के जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं और ये बस इसलिए दिया जाता है क्योंकि क्वेश्चन पेपर को टफ बनाने के लिए। तो अगर आपको ये पता है इसका आंसर तो ही आप लोग ऑप्ट कीजिएगा, अगर नहीं पता है तो इस तरीके के क्वेश्चन से कोई भी तरीके का दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑफिशियली कहा जा रहा है कि किसको मेजर मिनरल के कैटेगरी में रखा गया है। तो जैसा कि आंसर बताया गया है तो आंसर में यही बताया गया है जो मैं अब तक दिखी हूँ, सर्च की हूँ, कि यहाँ पे बेंटोनाइट जो है वो आपका माइनर मिनरल है, रेस्ट ऑफ द थ्री यहाँ पे आपका मेजर मिनरल में आएगा जो कि क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमेनाइट है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में आते हैं, ये है ओशन मीन टेम्परेचर। तो इसके बारे में अब आप लोग देखिए कि ये न्यूज़ में था, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये था कि ओशन मीन टेम्परेचर जो है वो बेटर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा हमारे इंडियन समर मानसून में। क्योंकि आप समटाइम्स देखते हो कि हमारे इंडियन समर मानसून जो है जो 1 जून को केरल कोस्ट को हिट करता है, तो ये 1 जून हम लोग का डिफाइंड है क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी में भी इसको पढ़ते हैं। बट समटाइम्स देखते हैं कि ये डिले भी हो जाता है क्योंकि 2019 में ये डिले भी हुआ था। समटाइम्स देखते हैं कि अर्ली भी देखने को मिलता है, तो बहुत अनसर्टेनिटी है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया था, ये एक आपका आर्टिकल था जो कि काफ़ी बेटर है। लेकिन ये आर्टिकल आपका देखिए कब का है, 2018 में ये टॉपिक निकल कर आया था। 1 सितंबर 2018 का ये आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर का, जहाँ से ये टॉपिक उठा लिया गया। अब आप लोग सोचोगे कि 2 साल पहले का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि 2 साल पहले का टॉपिक से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। बट द फैक्ट इज़ कि आज के डेट में आप देखोगे कि हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम लोग हर बार इस चीज़ को डिस्कस किए। इवन आप लोग साइक्लोन भी देखते हो कि अरेबियन सी में साइक्लोन कितना ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, बैक टू बैक साइक्लोन फॉर्म हो रहा है। सी सर्फेस टेम्परेचर जो है वो पता नहीं चल रहा है, कभी सडन से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। तो अनसर्टेनिटीज़ इतना ज़्यादा है कि इस टॉपिक पे आपका कंटिन्यूस बात हो रहा है। बट ये टॉपिक अराइज कब हुआ था, 2018 में। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो सी सर्फेस टेम्परेचर है ये बताया जा रहा है कि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन क्या देता है, थिन अपर लेयर ऑफ ओशन का देता है, और इसमें थर्मल एनर्जी जो अपर ओशन में है ना उसके बारे में ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इनके द्वारा कहा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो ओशन मीन टेम्परेचर है ये बेटर एबिलिटी है इसमें कि ये प्रिडिक्ट कर सकता है रादर देन सी सर्फेस टेम्परेचर। क्योंकि हमारे यहाँ सी सर्फेस टेम्परेचर देखा जाता है कि अगर ये अप हो रहा है इट मीन्स कि हमारे यहाँ जो है उस तरीके का फेवरेबल कंडीशन बन रहा है कि मानसून कब आएगी, इसको यहाँ पे बताया जाता है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे सी सर्फेस टेम्परेचर जो है सिर्फ यहाँ पे यूज़ होता है वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा इंडिया में, वो भी मानसून के टाइम में। लेकिन ओशन यहाँ पे मीन टेम्परेचर है ये एक बेटर प्रेडिक्ट कर पाता है कि कब आपका यहाँ पे रेनफॉल होगा, कितना रेनफॉल होगा। और इसकी सक्सेस रेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 80% तक का सक्सेस रेट है, लेकिन वहीं अगर सी सरफेस टेम्परेचर का देखें तो ये इससे कम आपको सक्सेस रेट देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि 1 से 2 साल पहले तक का अगर आप लोग न्यूज़पेपर फॉलो करके चल रहे हो, अगर आपकी प्रिपरेशन उस समय से है तो आप लोग को उतना करंट अफेयर्स को कवर करते चलना है। जब भी आप लोग पढ़ो एकदम आँख और दिमाग खोल के पढ़ो, क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके से पूछती है, एकदम से सर्टेन नहीं पूछता है, लेकिन पीछे जाकर भी ये पूछ लेते हैं, ऐसे कई बार देखा गया है। तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में।
फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ओशन मीन टेम्परेचर जो है इसको हम लोग 26 डिग्री सेल्सियस तक जो आइसोथर्म है उसके डेप्थ तक हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं, जो कि 129 मीटर्स है, और वो भी साउथ वेस्ट इंडियन ओशन डायरेक्शन में। जब ये आपका कब से कब तक, तो जनवरी से मार्च तक। सेकेंड स्टेटमेंट इज़ कि ओशन मीन टेम्परेचर को कलेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग जनवरी से मार्च तक। तो ये हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल मानसून में होगा, यानी कि लेस देन या मोर देन अ क्रिटिकल लॉन्ग टर्म मीन होगा कि नहीं, यानी कि कैसा रेनफॉल होगा, ये हम लोग तभी यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, जब OMT ओशन मीन टेम्परेचर अगर कलेक्ट किया जाएगा जनवरी और मार्च का। तो ऑप्शन इज़ सेम, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। बट यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बट सेकंड वन इज़ इनकरेक्ट, जस्ट बिकॉज क्योंकि ओशन मीन टेम्परेचर जो है अप्रैल के बाद जब ये कलेक्ट किया जाएगा तभी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं हम लोग कि किस तरीके का मानसून रेनफॉल होने वाला है इंडिया में। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में। आप लोग को लग रहा होगा कि ये बेसिक क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ से आ गया, केमिस्ट्री का है, कहाँ से है, साइंस का, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। ओके, बट अगेन मैं बोलूँगी कि इसके बारे में वरी नहीं होना है। ये देखिए क्वेश्चन कब का है और कैसे आया है करेंट अफेयर से। तो यहाँ पे देखिए केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में न्यूज़ में था, और ये कब था, 1 फरवरी 2020 को। तो 1 फरवरी को ये आपका न्यूज़ आया था कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स का जो स्टॉक्स है वो कम हो चुका है, जब गवर्नमेंट के द्वारा ये इनक्रेज़ किया गया कि सारे फर्टिलाइज़र्स को जो इस्तेमाल है वो बैलेंस्ड यूज़ होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो केमिकल फर्टिलाइज़र का स्टॉक्स है वो स्लिप्स हो चुका है। तो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र इस तरीके से आपका फरवरी मंथ में न्यूज़ में था, तो बस इसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग पूरी डिटेल में देख सकते हो, जो बजट प्रस्तुत किया गया था इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो उनके द्वारा भी ये बातों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। तो अगेन ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली कहाँ से आया है, तो करेंट अफेयर्स के टॉपिक से था। अब यहाँ पे आपका कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में बना दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट कि एट प्रेजेंट जो रिटेल प्राइस है केमिकल फर्टिलाइजर का वो मार्केट ड्रिवन है, ना कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट में आप लोग को रुक के सोचना था, क्योंकि कई बार हम लोग विजन आइज के मैगजीन में डिस्कस किए कि जो फर्टिलाइज़र है उसका यहाँ पे आप प्राइस देखोगे तो गवर्नमेंट के द्वारा ही सेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है मार्केट ड्रिवन है कम्प्लीटली, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट ही नहीं किया जाता, क्योंकि सरकार जो है यहाँ पे सब्सिडी देती है। जब फार्मर्स यहाँ पे फर्टिलाइज़र को ख़रीदते हैं, फर्टिलाइज़र में आपका NPK रेशियो होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास का जो यहाँ पे आपका इस तीनों का रेशियो होता है। तो क्योंकि हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस किए थे, वो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग जो देखे थे कि फार्मर्स जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और जितना नाइट्रोजन की ज़रूरत है सॉइल को, उससे कई ज़्यादा जो है इस तरीके के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से सॉइल को मिलता है। तो फार्मर्स इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल क्यों करती है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देती है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद आ रहा होगा, हम लोग बाकायदा इसको इन्वायरमेंट के सेक्शन में डिस्कस किए थे। तो ये चीज़ आप बताइए कि जब गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका सब्सिडी दिया जाता है तो गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्ट्रेट क्यों नहीं करती है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको याद करके यहाँ पर सोचना था एक बार रुक के। तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट आपका इनकरेक्ट होता तो 2 ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। अब इसमें आप लोग को समझना था, सेकंड तो यहाँ पे एग्जैक्टली करेक्ट है, बट थर्ड अगर बात करें सल्फर, जो कि एक रॉ मटेरियल है फॉस्फोरिक और फर्टिलाइज़र के लिए, तो ये बाई प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरीज का। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं पता है, बट द करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से करंट अफेयर्स का टॉपिक जो है आपको कवर करके चलना है, कैसे जो है एक छोटी छोटी न्यूज़ जो है वो आपका इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। अब इस क्वेश्चन में आइए, अगेन ये आपको देखने को मिलेगा, इंडिया का डेजर्ट नेशनल पार्क न्यूज़ में था लेकिन कभी डायरेक्टली नहीं था। अब ये आपका जो पूछा गया है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर पूछा गया है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किए हैं, PT 365 इन्वायरमेंट में किए हैं, ऐसे भी इन्वायरमेंट में किए हैं। तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पूछ लिया गया। अब जब हम लोग कोई भी स्पेसिस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एशियाटिक एलिफेंट हो गया, एशियाटिक लायन हो गया, अफ्रीकन लायन हो गया, चीता हो गया, बहुत सारे स्पेसिस के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब भी विजन आइज के हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस स्पेसिस के बारे में ईच एंड एवरी टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे इनके हैबिटाट के बारे में पूछ लिया गया कि यहाँ पे इसका जो हैबिटाट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वो कहाँ है, तो इंडिया का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो है। अब एक स्टेटमेंट में आप यहाँ पे फंस सकते हो कि ये कहाँ स्प्रेड है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। अब इतना ज़्यादा 2 डिस्ट्रिक्ट में, पिछले बार का आपको
क्वेश्चन देखोगे तो 2 स्टेट में इस तरीके का यूपीएससी क्वेश्चन पूछती थी, बट ये और ज़्यादा इन डेप्थ हो गया। अब 2 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप फंस सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपका ईजिली एलिमिनेशन मेथड से बन सकता है। जैसे कि आप सेकंड स्टेटमेंट देखो कि नेशनल पार्क में कहा जा रहा है कि कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं, तो नेशनल पार्क में लोग रहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं रहते। तो सेकंड स्टेटमेंट आप एलिमिनेट करते तो आपका यहाँ पे आंसर निकल जाता। ये मैटर नहीं करता कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता है कि नहीं पता है, क्योंकि इतना जाकर कोई भी नहीं देखता कि कौन सी नेशनल पार्क कितने डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। स्टेट तो फिर भी समझ में आता है, बट डिस्ट्रिक्ट ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो यूपीएससी अगर इतना ज़्यादा पूछ लेती है तो आपको एक तरीके का फ्री सेफ साइड भी दे देती है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये बातें हो गई, ये अगेन आपका करंट अफेयर का है। अब यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर तो आप लोग को पता ही है कि करंट अफेयर्स का है, क्योंकि गालवान वैली में इशू चल रहा है, हमारा बॉर्डर इशू चल रहा है, तो क्वेश्चन वहाँ से कहीं से भी पूछा जा सकता था। लेकिन थोड़ा सा हट के यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछ लिया गया। अब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये बहुत ट्रिकी है। अगर आप लोग ने मैप प्रैक्टिस नहीं किया है, मैप प्रैक्टिस इन द सेंस कि अगर आपने क्योंकि गालवान वैली न्यूज़ में था, उससे आप लोग देखोगे कि पैंगोंग शॉन न्यूज़ में था, उसके बाद आपका श्योक रिवर, नुब्रा रिवर, ये सारे रिवर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो यहाँ पे यूपीएससी ये चाहता है कि आप क्या इन सब के बारे में जाकर देखे थे, लेह में, लद्दाख में, इन सब का, गिलगित बल्तिस्तान, ये सब की लोकेशन आपने देखा था कि नहीं देखा था। तो बस यूपीएससी ये चाहता है। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे पूछ लिया गया है कि अक्साई चीन के ईस्ट में है। अब अक्साई चीन आपका यहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर ऐसे है, तो ये अक्साई चीन के जो है वेस्ट में सियाचिन ग्लेशियर है, ईस्ट में नहीं है। ठीक है, ये सिंपल, अगर आप एक बार भी मैप देखते, एक बार भी ड्रॉ किए रहते इस चीज़ को, तो आपको ये पता होता। सेकंड है कि ईस्ट ऑफ ले है, अगेन ये वेस्ट ऑफ ले है, ईस्ट ऑफ ले नहीं है। नॉर्थ ऑफ गिलगित है, नो ये नॉर्थ ऑफ गिलगित नहीं है। द करेक्ट आंसर वुड बी डी, जो कि है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के ये आपको ऊपर देखने को मिलेगा। श्योक रिवर है, गैल्वन यहाँ पे आपका रिवर है, तो ये सारे रिवर है जिसकी आप लोकेशन अगर आप मैप में देखोगे तो ये फिर आपको पता चल जाएगा। तो अगेन ये करंट अफेयर्स का है। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन उसमें से कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ आपको करंट अफेयर्स का ही देखने को मिल रहा है। फाइन, अब ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन आप कह सकते हो। फैक्चुअल क्वेश्चन भी आप कहोगे तो यहाँ पे ये सारे जो आपके प्लेस है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न से ये आपका न्यूज़ में होगा ही होगा, तभी इस तरीके का जो है प्लेसेस आपका पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे भिलसा की अगर बात करें तो भिलसा मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। भिलसा आपको देखने को मिलेगा कि भोपाल से कुछ दूरी में ही है, कुछ किलोमीटर दूरी में। अब ये भी न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था? क्यों, जो सांची स्तूप है ना, उसको लेकर कुछ न्यूज़ में था, मुझे क्लियरली याद नहीं है, बट कुछ ऐसा ज़रूर था। ठीक है, आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड आप देखोगे कि द्वार समुद्र, ये महाराष्ट्र में तो नहीं, ये कर्नाटक में है। गिरिनगर इज़ इन गुजरात, राइट। सो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सो ए ऑप्शन वुड बी राइट। एंड ये है आपका शानेश्वर, तो शानेश्वर आपका है हरियाणा में, ना कि यूपी में। ठीक है, तो ये प्लेसेस क्या है ना कि आपका न्यूज़ में रहता है। तो अब आपको आगे से क्या करना है कि कोई भी प्लेस हो, पिछले बार 2018 में यूपीएससी के द्वारा क्या किया गया था कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेसेस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इस बार हमारे इंडिया का पूछ लिया गया। तो इस तरीके से थोड़ा ट्विस्ट तो यूपीएससी करती ही है। तो इसीलिए आप लोग को अब क्या करना है कि जितने भी लोकेशन न्यूज़ में रहते हैं उसको आप मैप में मार्क कर लिया करो, किस वजह से रहते हैं, किसी ना किसी वजह से ज़रूर रहते हैं वो प्लेस, तो उसी से इस तरीके का क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन बहुत ही हल्का यहाँ पे दिया जाता है कि अगर यहाँ पे स्टेटमेंट आपका थोड़ा टफ है तो ऑप्शन यूपीएससी हल्का देती है कि आप एलिमिनेट करके 4 में से कोई 2 या 1 तो आप याद करो, तो कहीं ना कहीं आप जो है दूसरा भी निकाल लोगे। तो ये यूपीएससी चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन में आते, ये अगेन आपका करंट अफेयर से, आपको लग रहा होगा ना जाने ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बट अगेन ये आपका करंट अफेयर से। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है न्यूज़ हमारा 24 जून 2020 का, और ये है हिंदुस्तान टाइम्स का। बात यहाँ पे ये है कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो थोड़ा रिलीफ चाहते हैं गवर्नमेंट से, वो भी ग्राउंड वाटर यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये ग्राउंड वाटर का बात जो है वो यहाँ पे आपका 24 जून 2020 को निकल कर आया। इसी पेज में जब मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए आई तो यहाँ पे एक पॉइंट दिखा कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की इंक्लूजन है यहाँ पे, जिनके द्वारा ये एनओसी इशू किया गया। इट मीन्स कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया, और जो ये क्रिटिकल और जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स है उसको यहाँ पे होल्ड में रख दिया गया है। कब से? तो 2019 से। फाइन, तो ये आपका यहाँ पे CGWA की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली। फर्दर यहाँ पे बात बताया जा रहा है कि ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में, तो ये तो NGT का दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री
एग्जीक्यूटिव 20,000 एप्लीकेशंस जो है वो पेंडिंग है यहाँ पे CGWA के पास, और बताया जा रहा है कि 8 लाख कंपनीज जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स में आ चुके हैं। यानी कि 36% जो 3,881 ग्राउंड वाटर असेसमेंट यूनिट है उसका 36% जो है यहाँ पे आपको क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेशन की कैटेगरी में देखने को मिलेगा। तो बस यहीं से ये बातें आपकी निकल कर आई है। ये यहाँ पे बात किया जा रहा है इंडस्ट्री के बारे में, और क्वेश्चन में आपका ग्राउंड वाटर के बारे में पूछ लिया गया, बट आप लोग देख सकते हो कि कितना सिमिलैरिटी है और न्यूज़ में ये था। तो बस यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को रख दिया गया है, और वो भी यहाँ पे आपका लिखा गया कि 36% जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे कहाँ आता है, तो ओवर एक्सप्लॉइटेड क्रिटिकल में, ठीक है। और अगर आपने इस न्यूज़ को पढ़ा होगा तो आपके माइंड में ज़रूर क्लिक करेगा कि यहाँ पे CGWA के द्वारा क्या बातें की गई थी। बट अगर आपको ये भी नहीं क्लिक किया जा रहा है तो देख लीजिए कि ऑप्शन कितना सही से दिया गया है। इसमें भी आपको यूपीएससी काफ़ी मदद कर देता है ऑप्शन देके। ऑप्शन देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि तीनों स्टेटमेंट में से एक या दो स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट, जैसे कि हम लोग विजन आइस में ये डिस्कस किए हैं कई बार कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो बनाया गया है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही बनाया गया है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपको ये फिर भी ध्यान नहीं आ रहा है तो नो इश्यू, इसको साइड में रखिए। थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं। इंडिया में आप देखोगे कि लार्जेस्ट एरिया है ग्राउंड वाटर इरीगेशन का पूरे वर्ल्ड में, तो ये भी हमने बाकायदा इसे डिस्कस किया है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब यहाँ पे आपको एक तो टिक लगाना होगा, यानी कि सेकंड और थर्ड में तो श्योर होना ही होगा कि दोनों में से कौन करेक्ट है। अगर आप एक बार दोनों स्टेटमेंट में से कोई ना कोई करेक्ट में पहुँच जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन बचता है। अगर सेकेंड आप सही मानते हो तो आपके पास बी और सी है, अगर आप थर्ड मानते हो तो आपके पास जो है बी और डी है। तो इसी के साथ आपको यहाँ पे एक होता है ना कि फिर उसके बाद तो आपको गेस लगाना ही होगा, क्योंकि आप तीनों स्टेटमेंट में अगर 100% श्योर नहीं हो तो फिर आपको अपना इंटेलिजेंस गेस या फिर एलिमिनेशन मेथड से आपको यहाँ पे ऑप्शन तक पहुँचना है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट अगर मैं करेक्ट लेकर चलती हूँ तो मेरे पास ये दो स्टेटमेंट आता है। अब मैं यहाँ पे फंसूंगी किस में, तो इस टॉपिक पे फर्स्ट स्टेटमेंट में फंसूंगी कि अगर मुझे ये पता भी नहीं है तो भी मैं इसमें फंसूंगी ही, डाउट करूँगी कि 36% जो इंडिया का डिस्ट्रिक्ट है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल के केस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सेकंड वन इज़ कि ये, तो अगर मेरी बात करेंगे तो क्योंकि विजन आइस की मैगजीन में हम लोग कई बार इसको डिस्कस किए तो मुझे ये बिल्कुल याद है कि सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट में मैं अभी भी डाउट हूँ, मुझे ये क्लियर नहीं है। तो फर्स्ट अगर मुझे डाउट है और सेकंड और थर्ड क्लियर है तो मैं यहाँ पे बी ऑप्शन ज़रूर मार के आती। तो ये आपका होता है कि किसी तरीके से आपको इस तरीके से क्वेश्चन में से आंसर निकालने ही निकालने हैं जो कि करंट अफेयर्स का आपसे पूछा गया है। अब नाइन्थ क्वेश्चन में भी आते हैं, ये भी आपका करंट अफेयर्स है क्योंकि साइक्लोन में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कुछ स्टैटिक पोर्शन में जाकर। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बट हालांकि ये आपका करंट अफेयर्स से ही है क्योंकि साइक्लोन आप लोग देख रहे हो कि बैक टू बैक है। अम्फन साइक्लोन जो कि बे ऑफ बंगाल में आया था, उसके बाद आपका निसर्ग साइक्लोन था जो कि आपको अरेबियन सी में देखने को मिला। तो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा क्षति हुआ था, इसलिए इस तरीके का साइक्लोन से बनना क्वेश्चन जो है वो लाजमी था। लेकिन यहाँ पर कुछ और ट्विस्ट कर दिया गया, एक बैकग्राउंड के साथ आपको रखा गया। इट मीन्स कि आप लोग कह सकते हो कि करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक आपको लेकर चलना है किसी भी टॉपिक को, तब आपका वो क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में ही है, होता है ओनली। सेकेंड है कि सिर्फ ओनली कुछ साइक्लोन है जो कि एक आई डेवलप करते हैं। थर्ड है कि जो टेम्परेचर है इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि कम देखने को मिलेगा सराउंडिंग से। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है। अब यहाँ पे अगेन आपको ऑप्शन यूपीएससी ऐसा देता है कि तीनों स्टेटमेंट में से अगर आप कहीं फंस रहे हो तो ये आप क्लियर कर लो ना कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट एक या दो स्टेटमेंट तो फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन देख के आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट में अगर आप फंस रहे हो तो आप रुको, उस क्वेश्चन को ऐसे ही मत छोड़ो, उस पर थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना है, किसी भी तरीके से एलिमिनेट कीजिए कुछ भी। अगर आपने साइक्लोन पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, जितना हम लोग लेसन लिए PT 365 जो ज्योग्राफी देखे हैं, इन्वायरमेंट देखे, उसमें भी हम लोग साइक्लोन कई बार डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे साइक्लोन होते हैं जिसमें आई डेवलप होता है।
तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। साइक्लोन कितने तरीके के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, दूसरा टेम्परेट साइक्लोन है, और तीसरा आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी देखने को मिलेगा। तो इसमें 3 तरीके के आपको देखने को मिलेगा, सॉरी एक्स्ट्रा टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलेगा। तो ये 3-4 तरीके के साइक्लोन होते हैं जो कि अगर होता है तो यहाँ पे जो आई डेवलप होता है ना, वो आपका टेम्परेट साइक्लोन में आई नहीं बनता है, ठीक है। आई क्या होता है, जैसे इस तरीके से आप लोग देखते हो कि साइक्लोन इस तरीके से बनता है, यानी कि एंटी जो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में आपका साइक्लोन मूव करता है, ये नदर्न हेमिस्फेयर में है, और क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है वो आपका सदर्न हेमिस्फेयर में है। तो इस तरीके से आपका जो है साइक्लोन फॉर्म होता है और इस तरीके से डायरेक्शन में आपका देखने को मिलेगा। तो ये जो पोर्शन होता है इसको आई कहते हैं, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखने को मिलता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है कि हर कुछ ही ऐसे साइक्लोन होते हैं जिसमें कि आई देखने को मिलता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखने को मिलेगा, टेम्परेट साइक्लोन में नहीं होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो गया। अब सेकेंड करेक्ट हो गया तो 2 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो सकता है। अब यहाँ पे मेरे पास बच गया बी, और बी में सेकंड और थर्ड, और सी में सिर्फ सेकंड ओनली। तो यहाँ से पता चल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम है, अगर मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है कि दोनों हेमिस्फेयर में होता, कुछ भी नहीं पता, तब मैं बोल रही हूँ। अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट भी पता होगा कि जेट स्ट्रीम जो है वो दोनों हेमिस्फेयर में होता है, नॉर्दर्न और सदर्न में दोनों में होता है, तो फिर आप लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को आप लोग जो है इनकरेक्ट करके भी आगे निकल सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट है तो आपके पास 2 ऑप्शन ऐसे भी बचता है, फाइन। तो इस तरीके से आप लोग चल सकते हो। अगर आप लोग को सेकेंड स्टेटमेंट में कन्फ्यूज़न है कि क्या पता कि कुछ ही साइक्लोन में आई डेवलप होता है, शायद सारे साइक्लोन में आई डेवलप होता होगा, इस तरीके का कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे यूपीएससी आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता है। यानी कि यहाँ पे यूपीएससी चाहता है कि कुछ तो एक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा ये आपका कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जहाँ पे साइक्लोन आपका फॉर्म होता है, जहाँ पे आई बनता है ना, वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एकदम से वो आपका लो प्रेशर वाला एरिया होता है, ठीक है। लो प्रेशर इट मीन्स कि हाई टेम्परेचर, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर और प्रेशर। तो जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा प्रेशर कम है, इट मीन्स कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि 10 डिग्री आपका कम है एज़ कंपैरिजन टू सराउंडिंग्स, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस जो है ये कम है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग्स। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि 10 डिग्री कम है। अगर आई में आपका टेम्परेचर कम होगा और सराउंडिंग्स यहाँ पे आपका यहाँ से अगर आपका कंपैरिजन में कम होगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे साइक्लोन फॉर्म ही नहीं होगा। साइक्लोन फॉर्म होगा यानी कि आपका आई में प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो है उससे ज़्यादा होगा आई का टेम्परेचर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, सिर्फ सेकेंड ही करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, फाइन। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक था, लेकिन स्टार्टिंग के साथ ही आपसे पूछ लिया गया और इतना भी आपको फ्रीडम दिया गया कि कुछ तो आपको पता होना चाहिए तीनों स्टेटमेंट में से। अब आते हैं 10th में। ये आपका अगेन आप देखो कि करंट अफेयर्स का है, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टाइगर रिजर्व्स में से कौन से ऐसा लार्जेस्ट एरिया है जो कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के अंदर आता है। यानी कि टाइगर हैबिटाट जहाँ पे टाइगर रहते हैं तो वो क्रिटिकल है, वहाँ पे टाइगर को रहने में ज़्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। तो वो कैसा एरिया है, कौन सा यहाँ पे आपको प्रोटेक्टेड एरिया देखने को मिलेगा, कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व्स है। कॉर्बेट, रैंथमबोर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम या फिर सुंदरबन। तो आइए देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का है। यहाँ पे तो इतना एडवर्टीज़मेंट ही देते रहता है ना इसमें, एक सेकेंड, ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट की बात। हाँ, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें आप लोग देख सकते हो कि 19 जून 2020 को, एक सेकेंड, यस 19 जून 2020 को ये निकल कर आया था 352 जो रिलीजियस साइट है क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट जो कि रैंथमबोर का है। तो इसके ऊपर यहाँ पे स्टडी किया गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैंथमबोर हो जाएगा। बट मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के आंसर शीट देखी हूँ तो वो अपना नागार्जुन श्रीशैलम भी बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये देख सकते हैं आप लोग कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट कहाँ का बताया जा रहा है, रैंथमबोर का बताया जा रहा है जो कि जयपुर में है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो टाइगर रिजर्व्स है इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्यों है, क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे व्हीकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे ये मोटर बाइक हो या फिर आपका यहाँ पे 4 व्हीकल हो, बहुत सारे यहाँ पे व्हीकल्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल्स भी देखने को मिलते हैं, ट्रैक्टर वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि रैंथमबोर डिविजन्स के अंदर ये सारे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी है यहाँ पे, लाउड स्पीकर भी यहाँ पे यूज़ होते हैं फेस्टिवल सीजन्स में। साथ ही पिलग्रिमेज जो है वो यहाँ पे खाना वगैरह भी बनाते हैं, कुछ रिचुअल्स होता है उसमें। तो 186 साइट्स में यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो इसलिए ये रैंथमबोर जो टाइगर रिजर्व्स है ये कहा गया है कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट है। फाइन, तो ये रैंथमबोर टाइगर रिजर्व्स की बात करूँ तो यहाँ पे 3 प्रोटेक्टेड एरिया आता है। एक तो रैंथमबोर टाइगर नेशनल पार्क है, एक यहाँ पे किला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नॉर्थ में, और यहाँ पे सेवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि साउथ में है। तो ये तीनों भी आप लोग को ध्यान में रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता नेक्स्ट टाइम किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और ये फॉरेस्ट आपका कहाँ पे है, तो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है, जयपुर का बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि थोड़ा बहुत और ज़्यादा अंदर जाकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये क्रिटिकल, इसको डिक्लेयर किया गया है रैंथमबोर को कि ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट है। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे आंसर जो है वो रैंथमबोर होगा। जहाँ का भी जो भी आंसर दिखाया जा रहा है आप लोग उस पर रियलाय मत हुई, खुद से भी थोड़ा सर्च कर लीजिए तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये भी आप समझ गए कि 2020 की ये लेटेस्ट न्यूज़ थी जिससे कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बना है। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन जो कि आज मैं डिस्कस करी हूँ। इसी तरीके से 10-20 क्वेश्चन मैं डेली डिस्कस करूँगी आपको। ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, हाफ एन आवर की ये लेसन काफ़ी है, अदरवाइज़ फिर आप लोग बोर हो जाओगे और टाइम भी आप लोग का चला जाएगा। बट नो इशू, मैं आपको यहाँ पे क्रिटिकल तरीके से बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आप लोग को कैसे फोकस करना है। इस डिलेमा में मत रहिए कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स ही पढ़ना है, और उसके साथ आपको थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी रिसर्च कर लेनी है, और इन दोनों को मिलाकर तब आपका एक टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो अभी हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें से आप लोग देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स क्या है। तो ये हो गया आपका पहला, एकदम दोनों बिल्कुल सही है, ये सामने ही आपको देखने को मिलेगा। ये थर्ड भी आपको इसी से देखने को मिलेगा। ये थोड़ा आपका मैं पूरी तरीके से 7th क्वेश्चन को नहीं कहूँगी कि करंट अफेयर्स का था, बट 3 आपका यहीं पर हो गया। ये इंडिया का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये भी 4th हो गया, और सियाचिन ग्लेशियर आपका 5th हो गया, ये तो न्यूज़ में था ही। साथ ही केमिकल फर्टिलाइज़र भी मैं आपको दिखाई, ये 6 हो गया। उसके बाद आप लोग OMT भी देखते हो, ये न्यूज़ में है, तो ये 7 हो गया। फर्टिगेशन भी आप लोग देखोगे तो ये 8 हो गया, और ये आपका थोड़ा फैक्चुअल है। तो 8 आउट ऑफ 10 आप लोग देख रहे हो कि करंट अफेयर्स का ही यहाँ पे टॉपिक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अभी हम लोग 100 क्वेश्चन और रेस्ट ऑफ द 90 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। आई होप कि आपको ये लेसन हेल्प हुआ होगा, यानी कि किसी तरीके से कुछ भी पॉइंट आपको यहाँ पे हेल्प की होगी कि कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करें, कुछ भी अगर हेल्प हो रहा है तो उसके लिए बस लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी तरीके से यहाँ पे आपकी कुछ क्वेरीज है तो उसको मैं सॉल्व करूँ, तो आप लोग बेशक यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। आप लोग अपनी क्वेरीज ज़रूर बताइएगा कि इस लेसन के अकॉर्डिंग आप लोग को और क्या जानने का ज़रूरत है। यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देखे हो, इतना ज़्यादा आप लोग डीमोरलाइज हुए हो, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो कि पता नहीं कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, कितना होगा कि नहीं होगा, वो चीज़ें साइड में रखिए। जब बेसिक चीज़ यही है कि अगर आप यहाँ पे UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रीलिम्स पेपर को अच्छी तरीके से एनालाइज करना है। तो ये हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं और समझने का कोशिश कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से आ रही है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, और इसी तरीके से आगे भी सीरीज़ अगर कंटिन्यू करना है तो आप लोग इसको मुझे कमेंट पे भी कह सकते हो ये सी चीज़ें। तो 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और अगर आप लोग को इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग बता सकते हो, क्योंकि ये मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों की ये मिथ थी, तो मुझे इसको लगता है कि दूर करना चाहिए। आप लोग इस तरीके से मिथ में रह के तो UPSC की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। आप लोग को एक्चुअल पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे, किस पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना कितना ज़्यादा कंपलसरी है, एक आपका मंथली मैगजीन पढ़ना कितना ज़्यादा कंपलसरी है, तो इस चीज़ों को आप लोग को समझ के चलना होगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं अगेन 10 क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।